जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी मेंस 2025 का जीएस 2 का पेपर हमें आज एनालिसिस करना है। कल हमने जीएस 1 देखा था। इसके अंतर्गत शासन व्यवस्था, संविधान शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। शॉर्टकट में बोले तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का टॉपिक है, आईआर का टॉपिक है और सोशल जस्टिस का टॉपिक है। ठीक है, करंट अफेयर्स का भी इसमें रोल होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सबसे ज्यादा नंबर आने की पॉसिबिलिटी रहती है। जीएस सेकंड में जीएस 4 के बाद, एथिक्स के बाद अगर सबसे ज्यादा नंबर आते हैं तो जीएस सेकंड में आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इससे ये पता लगा सकते हैं कि आपको जीएस सेकंड में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के उद्देश्य से भ्रष्ट आचरण की विवेचना कीजिए। विश्लेषण कीजिए कि क्या विधायकों एवं अतः उनके सहयोगियों की आय के ज्ञात स्रोतों के विपरीत अनुपात में संपत्ति में वृद्धि असम्यक असर सृजित करता है और परिणामतः भ्रष्ट आचरण है। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार क्वेश्चन इस पे आ चुका है ऑलरेडी, तो और नहीं भी आता है तो आपको कहीं ना कहीं ये कोट करना पड़ता है। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का हो गया। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के उद्देश्य से भ्रष्ट आचरण की विवेचना कीजिए। पहला तो क्वेश्चन ये बन गया, ये आपको समझाना है। फिर विश्लेषण कीजिए, क्या विधायकों एवं उनके सहयोगियों की आय के ज्ञात स्रोतों के विपरीत अनुपात में संपत्ति में वृद्धि, यानी जो ज्ञात स्रोत है उसके विपरीत संपत्ति में जो वृद्धि हो रही है, असम्यक असर सृजित करता है और परिणामतः भ्रष्ट आचरण है। ये विश्लेषण करना है। इंग्लिश वाले देख ले, डिस्कस द करप्ट practices for the purpose of the representation of the People Act 1951. एनालाइज करना है, इंक्रीज इन द एसेट्स ऑफ द लेजिस्लेटर्स एंड देयर एसोसिएट्स, जो एसेट में इंक्रीज हो रही, जो कहते हैं कि 5 करोड़ रुपया भी नहीं था आज 50 करोड़ है। ये सब बातें आपको सुनने को मिलती होंगी कि 5 लाख भी नहीं था आज 5 करोड़ है। disproportionate to their known source of income would constitute under influence and consequently or corrupt practice। बहुत मतलब इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि ये हाल फिलहाल चर्चा में हमेशा ही रहता है। जब से गवर्नमेंट बनी है, जब से देश आजाद हुआ, उसके बाद से कुछ दिन के बाद ये चालू हो गया था कि इतना ज्यादा पैसा कैसे आ जाता है। एक बार विधायक बन जाओ तो कई कहते हैं पुश्तें आपके उस विधायकत्व में जीवित रह सकती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन है जो आने की संभावना रहती है। तो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं मान सकते इसे। ठीक है, दूसरा देखते हैं। न्यायालय पद्धति की तुलना में प्रशासनिक अधिकरणों की आवश्यकता पर टिप्पणी कीजिए। प्रशासनिक अधिकरण, आर्टिकल आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ट्रिब्यूनल, प्रशासनिक अधिकरण, न्यायालय पद्धति की तुलना में प्रशासनिक अधिकरणों की आवश्यकता पर टिप्पणी कीजिए। क्यों प्रशासनिक अधिकरण आवश्यक है? 2021 में अधिकरणों के बुद्धिपरक पुनर्गठन द्वारा किए गए नूतन अधिकरण सुधारों के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। अब 2021 का पूछा है, देखो। कमेंट ऑन द नीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एज कंपेयर टू कोर्ट सिस्टम। तो पहला तो आपको ये बताना है, एसेस द इम्पैक्ट ऑफ द रिसेंट ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स थ्रू रेशनलाइजेशन ऑफ ट्रिब्यूनल मेड इन 2021। ठीक है, तो अधिकरण पे क्वेश्चन बना पूछा गया है। अधिकरण पे क्वेश्चन पूछना कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन कैसा क्वेश्चन पूछा गया ये डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको हैंडल करेंगे 150 शब्दों में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में क्षमा करने की राष्ट्रपति की शक्ति की तुलना कीजिए। आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान तीनों क्वेश्चन में कहेंगे। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में क्षमा करने की राष्ट्रपति की शक्ति की तुलना कीजिए। हम लोग राष्ट्रपति की जो तुलना है वह करते रहते हैं भारत और अमेरिका के बीच। तथा विषमताओं को स्पष्ट कीजिए, जो विषमताएं हैं उनको स्पष्ट करना है। क्या दोनों देशों में इसकी कोई सीमाएं हैं? क्या कोई सीमाएं हैं कि इतनी ही शक्ति रखते हैं, इससे बाहर की शक्ति नहीं रखते? क्या अग्रिम माफी क्या होती है? अग्रिम माफी भी कुछ वर्ड पढ़ा है क्या आपने? तो कंपेयर करना है। प्रेसिडेंट्स पावर टू पार्डन इन इंडिया एंड यूएसए, इज देयर एनी लिमिट? कोई लिमिट भी है क्या कि इस तक ही ये क्षमा कर सकते हैं, इसके बाहर क्षमा नहीं कर सकते, इनको क्षमा कर सकते हैं, इनको नहीं क्षमा कर सकते? ये कोई लिमिट लगी है क्या?
व्हाट आर प्रिमिटिव पर्सन। तो अग्रिम माफी, आसान क्वेश्चन में कहूंगा, क्योंकि हम अमेरिका और भारत के राष्ट्रपति की तुलना हमेशा करते रहते हैं, चाहे वह फिल्म्स हो, मेंस हो, तो शक्ति, और आपको पता भी होगा, अगर आपने एक दो बार भी कोई बुक पढ़ी होगी लक्ष्मीकांत या देवी बसु या कोई और, तो आपको पता है कि भारत के राष्ट्रपति की शक्ति कितनी है क्षमा करने की। और अभी ये चर्चा में था, या मुझे याद आ गया, आपको पता है अमेरिका के राष्ट्रपति ने, पूर्व राष्ट्रपति ने अभी किसी को क्षमा किया था, मुझे याद आ गया, करंट अफेयर्स बेस्ड, करंट अफेयर्स में चर्चा में था, पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन साहब ने किसी को क्षमा किया था। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आप कमेंट में बताना, देखते हैं आप कितना यूपीएससी के लिए सीरियस कैंडिडेट हो। अगर नहीं हो तो जाओ गूगल पे सर्च करो, फिर लिखो आके और बताओ कि ये करंट अफेयर्स से क्वेश्चन रिलेट करता है कि नहीं। हम चलते हैं आगे। 4th नंबर क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा की प्रकृति का विवेचन कीजिए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा की शक्तियां और कार्य बताओ। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि नहीं है? हाल फिलहाल में चुनाव हुए, कब चुनाव हुए? चुनाव के बाद ये क्वेश्चन आया, जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे, जम्मू कश्मीर में घटना घटित हुई, जम्मू कश्मीर में सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि चुनाव हुए थे, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया कि अधिनियम जम्मू कश्मीर विधानसभा की प्रकृति बताओ। क्यों पूछा? क्योंकि चुनाव हुए थे हाल फिलहाल में। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की शक्तियां और कार्य बताओ। क्यों? चुनाव हुए थे हाल फिलहाल में। समझ रहे हो क्वेश्चन? टफ है, नहीं आना चाहिए, नहीं, अनएक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड है भाई, चुनाव हुए थे, क्वेश्चन आ सकता है। वो अलग बात, आपकी लिमिट है कितना पढ़ना है, लेकिन क्वेश्चन तो आ ही सकता है। इतने वर्षों से चर्चा में है, तो आप इसको प्रकृति, शक्तियां, कार्य लिख तो सकते हैं, ये छोड़ कर नहीं आ सकते हैं, तो ढंग का लिख सकते हैं। डिस्कस द नेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर reorganization Act 2019, briefly describe the powers, functions, assembly of the Union Territory जम्मू कश्मीर। तो 3 चीजें बतानी है, नेचर बताना है, पावर बतानी है, फंक्शन बताना है, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन, भारत का महान्यायवादी केंद्र सरकार के कानूनी ढांचे का मार्गदर्शन करने और कानूनी परामर्श के माध्यम से ठोस शासन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस संबंध में उसकी जिम्मेदारियां बताओ, उसके अधिकार बताओ, सीमाओं का विवेचन करो। कोई टफ क्वेश्चन है, महान्यायवादी आर्टिकल बताओ कमेंट सेक्शन में, आर्टिकल बताते रहो। 5 का आर्टिकल, ये क्वेश्चन नंबर 5 अभी ऊपर पूछा था, उसका आर्टिकल बताओ। महान्यायवादी पे क्वेश्चन आया है, उसकी जिम्मेदारी आपको पता है, उसके अधिकार आपको पता है, उसकी सीमाएं आपको पता है। मतदान दे सकता है क्या? संसद में बैठ सकता है क्या? अपनी बात रख सकता है क्या? क्या किसी अन्य कोर्ट में जाकर सरकार के विरुद्ध केस लड़ सकता है क्या? कितने वर्ष के लिए ये महान्यायवादी बनते हैं? क्या ये राष्ट्रपति के अधीन होते हैं? क्या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं? कितने क्वेश्चन मैं अभी ऐसे बता देता हूँ। तो जिम्मेदारी क्या है? सरकार का वकील। अधिकार क्या है? सीमाएं क्या हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया plays a crucial role in guiding the legal framework of union government, ensuring sound governance through legal counsel। ये तो एक लाइन ऊपर लिखी, उसी में बता दिया आधा काम, यही तो करता है, उसी को तो इलोबरेट कर देना जिम्मेदारियों में। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसकी, राइट्स क्या है, लिमिटेशन क्या है, तीनों बताना है। आसान क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, सीधे सीधे आपका लक्ष्मीकांत और डीडी वस्तु में चैप्टर होगा महान्यायवादी। नेक्स्ट, महिलाओं की सामाजिक पूंजी सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने में सहायक है। फिर से पढ़ लो, महिलाओं की सामाजिक पूंजी सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने में सहायक है। समझाइए। वुमेन सोशल कैपिटल कंप्लीमेंट्स इन एडवांसिंग एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्विटी। ये अलग से है क्या? महिलाओं की जो सामाजिक पूंजी है, जो महिलाओं की सोशल कैपिटल है, वह उनके सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने में सहायक है। कौन सी पूंजी? सोशल कैपिटल। सिंपल क्या पूछा है? तो सोशल कैपिटल है, वह कैसे सशक्तिकरण को और लैंगिक समानता को आगे बढ़ाएगा। कैपिटल तो और हो सकता है, पैसा पैदा कर सकते हैं, लेकिन सोशल कैपिटल की बात की गई है। आपको सोशल कैपिटल को बताना है, कैसे सोशल कैपिटल सशक्तिकरण करेगा और लैंगिक समानता करेगा। ये सोशल जस्टिस का क्वेश्चन है। सोसाइटी कल हमने पढ़ा था GS1 में, आज सोशल जस्टिस, दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करते रहेंगे। 7 नंबर गवर्नेंस आ गया। ई गवर्नेंस परियोजनाओं में उपयोगकर्ता केंद्रित डिजाइनों की तुलना में
प्रौद्योगिकी और बैक एंड एकीकरण के प्रति अंतर्निहित पूर्वाग्रह परीक्षण कीजिए। ई गवर्नेंस पे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं और क्वेश्चन आते रहेंगे। ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स हैव अ built in bias toward technology and back-end integration than user-centric designs। तो ई गवर्नेंस परियोजनाओं में उपयोगकर्ता केंद्रित डिजाइनों की तुलना में प्रौद्योगिकी और बैकएंड एकीकरण के प्रति अंतर्निहित पूर्वाग्रह परीक्षण कीजिए। ई गवर्नेंस आपने सही से पढ़ा होगा तो कर लोगे, लेकिन थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए भी इसमें, क्योंकि लिखना और सही से लिखना दोनों में अंतर है। तो कोई जरूरी नहीं सब में आप 10 में 6 ही लेकर आए, 5 ही लेकर आए, किसी किसी में 4 और 3 भी मिलेंगे। सभी क्वेश्चन एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए, कुछ लोगों का गवर्नेंस बढ़िया होगा तो बढ़िया से लिख के आएंगे। एथिक्स भी गवर्नेंस में कहीं कहीं यूज हो जाता है, ठीक है। तो दूसरा चौथा पेपर एक दूसरे में रिलेट भी हो जाता है कई बार। 8 नंबर, नागरिक समाज संगठनों और गैर राज्य अभिनेता की तुलना में प्राय राज्य विरोधी अभिनेता माना जाता है। क्या आप सहमत हैं? औचित्य सिद्ध करो। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑफन परसीव्ड एज बीइंग एंटी स्टेट एक्टर्स देन नॉन स्टेट एक्टर्स। डू यू एग्री? जस्टिफाई। आपको पहली बात तो बताना है कि आप एग्री हैं कि नहीं, और फिर अगर एग्री हैं तो क्यों, और नहीं एग्री हैं तो क्यों, ठीक है। नागरिक समाज संगठन जो है को गैर राज्य अभिनेता की तुलना में राज्य विरोधी अभिनेता माना जाता है। तो कई ऐसे संगठन हैं जो देखते होंगे आप सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो ऐसा लगता है सरकार को कि वह राज्य विरोधी काम कर रहे हैं, राज्य विरोधी होते जा रहे हैं, राष्ट्र विरोधी होते जा रहे हैं। कई बार लोग कहते भी हैं कि प्रधानमंत्री की बुराई करते करते आप देश की बुराई करने लगते हैं। तो ये जो कहानी चलती रहती है ना कि सोशल मीडिया पे या देश में, वहीं से क्वेश्चन बनाया गया है कि जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है क्या वो गैर राज्य अभिनेता है। अभिनेता का मतलब एक्टर, मतलब परफॉर्म करने वाले जो अपना काम करते हैं उसको बोलते हैं। तो नॉन स्टेट एक्टर होना चाहिए, लेकिन क्या वह एंटी स्टेट बन जाते हैं कई बार। अगर आप सहमत हैं तो उसके सपोर्ट में आंसर दो, अगर आप नहीं सहमत हैं तो आप लिख सकते हैं मैं नहीं सहमत हूँ, उसके सपोर्ट में आपको आंसर देना है, क्योंकि उसने लिखा है जस्टिफाई, सिद्ध करो। आप बता सकते हो ये उदाहरण देके। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देने पड़ेंगे जो आपने करंट अफेयर्स के एडिटोरियल में पढ़े होंगे। एडिटोरियल यहाँ पर काम आएगा, ठीक है। चलिए 9, भारत अफ्रीका डिजिटल साझेदारी आपसी सम्मान सह विकास दीर्घकालिक संस्थागत साझेदारी प्राप्त कर रही है, विस्तार कीजिए। तो भारत और अफ्रीका के संबंधों पर क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि इसमें अंतरराष्ट्रीय संबंध भी दिए गए हैं, ठीक है। तो ये भारत अफ्रीका डिजिटल साझेदारी जो हुई थी उसको आपने ढंग से पढ़ा होगा तो आप इसको अच्छे से आंसर दे पाएंगे। नहीं पढ़ा होगा तो आप सोचोगे भारत अफ्रीका डिजिटल साझेदारी है क्या, ठीक है। तो करंट अफेयर्स का रोल बहुत होता है, लेकिन करंट अफेयर्स से पहले आईआर को आप स्टैटिक भी पढ़ के रखें तब ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तब ज्यादा, क्योंकि भारत अफ्रीका के संबंध 1947 से अब तक क्या थे, फिर करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे। भारत और चाइना के संबंध 1947 से अब तक क्या थे, फिर आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। भारत और जापान के संबंध 1947 से अब तक क्या थे, फिर आप करंट अफेयर्स ऐड करेंगे। तो आईआर भी याद रखिएगा, सिर्फ करंट अफेयर्स से नहीं होता है, आप पिछला पढ़ के रखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, वैश्वीकरण के क्षीण होने के साथ शीत युद्ध के बाद दुनिया संप्रभु राष्ट्रवाद का स्थल बनती जा रही है, स्पष्ट कीजिए। विद द वाइनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन पोस्ट कोल्ड वार वर्ल्ड इज बिकमिंग अ साइट ऑफ सोवरेन नेशनलिज्म, इलूसिडेट। वैश्वीकरण के क्षीण होने के बाद शीत युद्ध आप जानते हैं कब हुआ था। दुनिया जो है वह संप्रभु राष्ट्रवाद का स्थल बनती जा रही है। संप्रभु राष्ट्रवाद, सबको सॉवरेनिटी चाहिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम कहेंगे टफ जैसा हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा समझने वाला, थोड़ा दिमाग वाला, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो इसको आपको करने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। लेकिन करंट अफेयर्स, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का भी नहीं है, स्टैटिक का भी नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि दिमाग का क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के क्षीण होने के साथ शीत युद्ध के बाद की दुनिया संप्रभु राष्ट्रवाद का स्तर बनती जा रही है। तो आपको सोच के आंसर देना है, जैसे एस्से वगैरह नहीं आते हैं, जैसे 4th चैप्टर में 4th जीएस के पेपर में जो आता है वैसा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको सोच के लिखना है, दिमाग से लिखना है, जितना पढ़ा उसका यूज करके वहां पे लिखना है। एक आध क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे ही। 11 नंबर, संवैधानिक नैतिकता एक आलम्ब है जो कि उच्च पदाधिकारियों और नागरिकों पर सम्मान से आवेश का नियंत्रण कार्य करता है। संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक आलम्ब है
जो कि उच्च पदाधिकारियों और नागरिकों पर समान रूप से आवश्यक नियंत्रण का कार्य करता है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के उपयुक्त प्रेक्षण के संदर्भ में संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा तथा भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक उत्तरदायित्व के मध्य संतुलन सुनिश्चित करने में इसकी क्या प्रयोज्यता की व्याख्या कीजिए। तो ऊपर की लाइन किसने कही थी? सर्वोच्च न्यायालय ने। आपसे पूछा गया है कि जो ऊपर लिखा है उसकी संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा तथा भारत में जो न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता और न्यायिक उत्तरदायित्व के मध्य संतुलन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक उत्तरदायित्व के मध्य संतुलन सुनिश्चित करने में इसकी क्या प्रयोजकता है संवैधानिक नैतिकता की, आपको बताना है। क्वेश्चन बढ़िया बनाया गया है, ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं कह सकते। ठीक है। Constitutional morality is the fulcrum which act as an essential check upon the high functionaries and citizens alike. In view of the above observation of the Supreme Court, explain the concept of constitutional morality. पहला तो यही लाइन आपको conceptual explain the concept of constitutional morality इसको बताना है। Its application is ensure to balance between judicial independence and judicial accountability in India. ठीक है। क्या जितना स्वतंत्र है उतना उत्तरदायित्व भी है उसके पास। न्यायपालिका कहा जाता है स्वतंत्र है, लेकिन उसके पास उत्तरदायित्व भी उतना ही है। विधायिका सही से संवैधानिक तरीके से काम कर रही है कि नहीं, कार्यपालिका संवैधानिक तरीके से काम कर रही है कि नहीं, आपके मौलिक अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा है। तो ये सब जो है ना, स्वतंत्रता मिली है तो उतना ही उत्तरदायित्व भी मिला है। जैसे लोग कहते हैं कि हमें बड़े पद पर प्रमोशन हुआ है तो उतना ही उत्तरदायित्व भी बढ़ गया है। तो कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा तो सोचने वाला है ही। तभी कहते हैं इतना क्वेश्चन लिख डालो तो क्वेश्चन कोई भी आया ऐसा लगे कि कुछ तो लिखा था मैंने जीवन में इसके ऊपर। भारतीय संविधान ने कुछ प्रक्रियात्मक अवरोधों के साथ सामान्य विधायी संस्थाओं को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की है। ठीक है। इस कथन को दृष्टिगत कर संसद के संविधान संशोधन की शक्ति पर प्रक्रियात्मक एवं सारभूत परिसीमाओं का परीक्षण कीजिए। टफ क्वेश्चन नहीं है। भारतीय संविधान ने कुछ प्रक्रियात्मक अवरोधों के साथ Indian Constitution has conferred the amending power on the ordinary legislative institutions with a few procedural hurdles. सीधे नहीं दिया है कि कुछ भी कर लो, थोड़े से अवरोध हैं, थोड़े से हर्डल हैं। इन द व्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट एग्जामिन करना है, इस शब्द का बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या करना है? परीक्षण करना है। द प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव लिमिटेशंस ऑन द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। मेन बात क्या है बतानी है? सीमाएं बतानी है मेन रूप से। ठीक है। क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, आसान क्वेश्चन कह सकते हैं। 13 नंबर, भारत में कॉलेजियम प्रणाली के विकास की विवेचना कीजिए। आपको फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस, फोर्थ जज केस सब कुछ बताते हुए कॉलेजियम कैसे, कितने पहले थे जज, फिर 2 कब हुए, 4 कब हुए, फिर कहा गया 5 होंगे, फिर कहा गया कि बहुमत से होगा कि कैसे होगा, ये सब कहानी बताते हुए आना है। मुझे वो पेज दिख रहे हैं जिसके अंदर हम लोगों ने ये सब पढ़ा है। ठीक है। आपको भी दिखने चाहिए कि हाँ कॉलेजियम वहां पर पढ़ा था, ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर कहा गया बहुमत से होगा या सबकी सहमति के साथ होगा। तो ये भी आपको सब बताना है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली के फायदे नुकसान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। बहुत मजेदार क्वेश्चन बनाए हैं दोनों क्वेश्चन, राष्ट्रपति का भी तुलना कर दी और उच्चतम न्यायालय की भी तुलना कर दी। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली के फायदे और नुकसान। नियुक्त कैसे होती है ये बताना है, नियुक्ति की प्रणाली के फायदे और नुकसान, और वो भी आलोचनात्मक परीक्षण करना है, सिर्फ अच्छा या सिर्फ वो नहीं, आलोचनात्मक परीक्षण। क्रिटिकली एग्जामिन, शब्दों का विशेष ध्यान दें। तो आसान क्वेश्चन होगा, इतना टफ नहीं है कि आप लिख ना पाओ, लेकिन हाँ ये उम्मीद है कि 250 शब्दों में कैसे लिखोगे ये टफ है, क्योंकि 2 क्वेश्चन है, दोनों बढ़िया क्वेश्चन है। कैसे शॉर्ट में बढ़िया चीज लिखोगे ये इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर, भारत में नियोजित विकास के संदर्भ में केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के विकसित हो रहे स्वरूप का परीक्षण कीजिए। हाल के सुधारों ने भारत में राजकोषीय संघवाद को कितना प्रभावित किया? हाल के सुधार क्या हुए ये पहले पता होना चाहिए आपको। जीएसटी आया था, हालांकि काफी समय हो गया, लेकिन हाल का ही सुधार है, वित्तीय संबंध में ही आएगा जीएसटी शायद, यहाँ तक मैं ठीक हूँ। तो केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, ऊपर भी कुछ देख कर आए थे वित्त से रिलेटेड क्वेश्चन। तो भारत में नियोजित विकास के केंद्र राज्य संबंध के पैटर्न का परीक्षण करो, परीक्षण करना है कि अच्छा है, बुरा है, ये फायदा नुकसान। हाल के सुधारों में राजकोषीय संघवाद कितना प्रभावित हो रहा है, कैसे प्रभावित हो रहा है ये बताना है। क्वेश्चन टफ नहीं होना चाहिए, आप लोग एडिटोरियल वगैरह पढ़ते ही रहते हैं तो उसमें सब होगा ही। 15, पर्यावरण दबाव समूह क्या है? क्वेश्चन आसान है, इतना टफ नहीं है।
भारत में जागरूकता बढ़ाने, नीतियों को प्रभावित करने, पर्यावरण संरक्षण की वकालत करने में उनकी भूमिका का विवेचन कीजिए। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। पर्यावरण दबाव इस समय क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो कोई बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं, क्योंकि इन्वायरमेंट जो आप देखो कितना भूस्खलन हो रहा है, कहीं बादल फट रहा है, कहीं डैम फट रहा है, तो जब भी ये सब बनते हैं तो इन्वायरमेंटल प्रेशर जो है इन लोगों का वह तो आता ही है। तो आप पर्यावरण दबाव समूह हमेशा पढ़ते हैं और ये GS4 में भी आप पढ़ेंगे, प्रेशर ग्रुप्स। ठीक है, भारत में जागरूकता बढ़ाने, नीतियों को प्रभावित करने, संरक्षण की वकालत करने में क्या भूमिका है, बहुत भूमिका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आसान है, कर सकते हैं। व्हाट आर इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप, डिस्कस देयर रोल इन रेजिंग अवेयरनेस, इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसीज, एडवोकेटिंग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया, डिस्कस करना है। 16 संसाधनों के स्वामित्व पैटर्न में असमानता गरीबी का एक प्रमुख कारण है। गरीबी के विरोधाभास के संदर्भ में चर्चा कीजिए। इनइक्वालिटी इन द ऑनरशिप पैटर्न ऑफ रिसोर्सेस इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी, डिस्कस इन द कंटेक्स्ट ऑफ पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी। तो संसाधनों के स्वामित्व पैटर्न में असमानता गरीबी का एक प्रमुख कारण है। मैं भी पहली बार पेपर देख रहा हूँ, इससे पहले मैं पढ़ के नहीं आया हूँ। ठीक है, वरना 2 मिनट में बता देता। मैं फर्स्ट टाइम कि हाँ देखते हैं कैसा पेपर आया, मुझे जैसा पहली बार देखने में लग रहा है वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। संसाधनों के स्वामित्व पैटर्न में असमानता गरीबी का प्रमुख कारण है। कौन से संसाधन की बात हो रही है, आप कौन से संसाधन की बात कर सकते हो इसमें? गरीबी के विरोधाभास के संदर्भ में चर्चा कीजिए, कर सकते हैं। इसमें भी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि अनएक्सपेक्टेड आ गया, क्योंकि आप जानते हैं कि असमानता की बात इतनी ज्यादा होती रहती है। कई लोग कहते हैं फलाने इतने गुना वृद्धि कर ली है अपनी एसेट में और गरीब होता जा रहा है। तो ये वो क्वेश्चन नहीं है कि अनएक्सपेक्टेड हो क्या ही पूछ लिया, ये वो क्वेश्चन है जेन्युइन है, जो चर्चा में रहते हैं, एडिटोरियल में आते ही रहते हैं, तो ठीक है। 17 मैं आपको बस इतना दिखा रहा हूँ कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने वाले हैं तो आप देख लो क्वेश्चन कहाँ से आता है। क्या है वही चर्चा में जो चीजें हैं जो आपने किताबों से पढ़ी होंगी वही आता है, या एक ऐसा आ जाता है कि आपने पढ़ा ही नहीं जीवन में। तो जो 9 नंबर क्वेश्चन हमने देखा था उसमें दिमाग आपका यूज होगा, 9 या 10 जो भी था, लेकिन बाकी सब ऐसे क्वेश्चन है या तो किताब में या एडिटोरियल में या फिर नोट्स में, कहीं ना कहीं से चीजें अगर आप प्रैक्टिस करके रखे हैं तो आ जाएंगी। बस स्पीड और राइटिंग होनी चाहिए, आपने प्रैक्टिस करके कुछ क्वेश्चंस पहले से देख रखे हो। समकालीन विकास मॉडल में निर्णय लेने और समस्या समाधान की जिम्मेदारियां सूचना के स्रोत और क्रियान्वयन के निकट नहीं होती और ये विकास के उद्देश्यों को विफल कर देती है। समीक्षात्मक मूल्यांकन करो। अब यहाँ पे क्या रहे, क्रिटिकली एवेल्युएट इन कंटेम्परेरी डेवलपमेंट मॉडल, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आर नॉट लोकेटेड क्लोज टू द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एग्जीक्यूशन डिफीटिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट। समकालीन विकास मॉडल में निर्णय लेने और समस्या समाधान की जिम्मेदारियां सूचना के स्रोत, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना के स्रोत और क्रियान्वयन के निकट नहीं होती, यानी सूचना का स्रोत और क्रियान्वयन दोनों निकट नहीं होते हैं, ये विकास के उद्देश्यों को विफल कर देती हैं। तो आपको समझ में आ रहा है, यहाँ GS4 का भी कुछ यूज कर सकते हो आप। देखो ऐसा मत सोचना GS4 में ही होगा, GS2 ही में ही होगा, GS1 में ही होगा। ये आपस में भी चीजें इधर उधर हो सकती है। जो कुछ आपने GS4 में पढ़ा वो 3 में यूज हो सकता है, 2 में यूज हो सकता है, 3-2 वाला 4 में यूज हो सकता है। तो इसमें कहीं ना कहीं GS4 का भी योगदान रहेगा 17 क्वेश्चन में अगर आप करना चाहें तो। 18 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को डिजिटल युग में बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना होगा। आसान क्वेश्चन है। कोई ऐसा क्वेश्चन है ये वाला 18 की, अरे ये क्या पूछ दिया। जैसे उस समय पिछले वाले में, कल वाले में हमने देखा था फास्ट फूड पे क्वेश्चन पूछा गया कि हमें पता है वो नुकसान करता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है, फिर भी ये बिजनेस इतना ज्यादा क्यों बढ़ता जा रहा है। आज क्या पूछा गया, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है, जो डिजिटल युग में जो बच्चे हर समय मोबाइल वगैरह चलाते रहते हैं, चुनौतियां जो हैं उनका समाधान करना होगा। मौजूदा नीतियों की जांच कीजिए, क्या कोई नीति ऐसी है तो जांच कीजिए। इस मुद्दे से निपटने के लिए आयोग द्वारा सुयोग किए जा सकने वाले उपाय के सुझाव दीजिए। मतलब अपने आप उपाय बताओ कि कौन कौन से सुझाव हो सकते हैं। आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में मोबाइल से ना देखने वाला कुछ जो आया था, करंट अफेयर्स में था, वो यहाँ एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। आपको सुझाव देने हैं, आपको इस पे सोचना है। तभी मैं कहता हूँ कि जो हाल फिलहाल में है उसमें आप दिमाग लगाया करिए, सोचा करिए। सब कुछ किताब, सब कुछ नोट्स नहीं दे सकते यूपीएससी में। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हैज टू एड्रेस द चैलेंज
faced by children in digital era, examine the existing policies, suggest measures the commission can initiate to tackle the issue. ठीक है 19। अब दो क्वेश्चन आईआर के उसमें थे, दो क्वेश्चन इसमें है, 4 क्वेश्चन आईआर के आते हैं। ऊर्जा 4 क्वेश्चन का मतलब 50 नंबर का। ऊर्जा सुरक्षा भारत की विदेश नीति का मुख्य स्तंभ है, क्यों पूछा गया बताओ। कल वाले में भी एक क्वेश्चन ऐसा था तेल वाला, ठीक है। अब तटीय तेल क्यों पूछा गया था, वो ये क्यों पूछा गया, करंट अफेयर्स में चर्चा में है चीजें। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन आप कैसे समझ सकते हैं क्या आएगा। ऊर्जा सुरक्षा भारत की विदेश नीति का मुख्य स्तंभ है और यह मध्य पूर्वी देशों में भारत के व्यापक प्रभाव से जुड़ा हुआ है। क्यों मध्य पूर्वी देश, ये हम सबसे ज्यादा उनसे पेट्रोल डीजल गैस सब लेते हैं, तो हम उनके कंज्यूमर हैं, तो वो थोड़ा इज्जत देंगे कि नहीं देंगे। हम कहीं और से लेने लगे तो उनका घाटा होगा। तो यह मध्य पूर्वी देशों में भारत के व्यापक प्रभाव से जुड़ा है। आप आने वाले वर्षों में भारत की विदेश नीति की दिशा के साथ ऊर्जा सुरक्षा को कैसे एकीकृत करेंगे लोग, तभी मैं कहता हूँ अपना दिमाग लगाओ। हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है कि रूस से हम तेल खरीद रहे हैं, अमेरिका ने ये टैरिफ लगा दिए, ये हो गया वो हो गया फलाना। आप दिमाग लगाओ कि आप क्या करोगे अगर ऐसा हुआ तो। क्वेश्चन पूछा गया भारत की विदेश नीति की दिशा के साथ ऊर्जा सुरक्षा को कैसे एकीकृत करोगे। हाउ वुड यू इंटीग्रेट एनर्जी सिक्योरिटी विद इंडिया फॉरेन पॉलिसी ट्रैजेक्टरीज इन द कमिंग ईयर्स, क्योंकि आप कमिंग ईयर्स में क्या बनने वाले हो, आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जाने वाले हो ना, आप राजदूत बनोगे ना। क्वेश्चन बताओ, कभी उसने पूछा आने वाले वर्षों में। ऊर्जा सुरक्षा सुनते रहते हैं आप कि हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछा गया मेंस में नहीं। कल भी पूछा गया था तटीय तेल, क्यों, क्योंकि तेल ही तेल चारों तरफ हो रहा है, तेल गैस तेल गैस तेल गैस। तो मेंस आप अगर सच में प्रैक्टिस कर लेते हैं बढ़िया से, दिमाग जो एडिटोरियल आया है सिर्फ एडिटोरियल को पढ़ के नहीं, खुद का भी बुद्धि लगानी है कि अच्छा ये होगा वो होगा, थोड़ा चर्चा करो खुद से, तब आप यूपीएससी में बेहतर रैंक ला पाओगे। 20 पूर्व और पश्चिम के बीच नाजुक असंतुलन, पूर्व और पश्चिम के बीच नाजुक असंतुलन और यूएसए बनाम रूसी चीनी गठबंधन के बीच उलझन के कारण संयुक्त राष्ट्र में सुधार प्रक्रिया भी अनसुलझी है। इस संबंध में पूर्व पश्चिम नीति टकरावों की जांच और आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इस पे क्वेश्चन कई सालों से मैं सुनता आ रहा हूँ, जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, संयुक्त राष्ट्र की कोई भूमिका ही नहीं रह गई। ये सब संयुक्त राष्ट्र में बदलाव की जरूरत है, संयुक्त राष्ट्र को सही करने की जरूरत है। कितना सुन चुके हैं हम लोग। कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है नहीं, करंट अफेयर्स का। तभी आईआर जो ये जीएस2 है इसमें बढ़िया क्वेश्चन आ जाते हैं, बढ़िया नंबर आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो पॉलिटी वाला पोर्शन है वो आपकी बुक और नोट से कवर हो जाता है, करंट अफेयर्स तो ऐड होगा ही होगा, गवर्नेंस वाला भी हो ही जाता है, सोशल जस्टिस वही महिलाओं पे या बच्चों पे, अब इसमें एक महिलाओं पर एक बच्चों पे पूछ दिया गया, तो ये क्वेश्चन आ जाता है जो टैकल हो जाता है। जो आईआर है वो करंट अफेयर्स में कोई बड़ा मुद्दा है उस पे आ जाता है, टैकल हो जाता है, तो जीएस2 में बढ़िया नंबर आ जाते हैं। ठीक है, पूर्व और पश्चिम के बीच नाजुक असंतुलन, यूएसए बनाम रूसी चीनी गठबंधन के बीच उलझन के कारण संयुक्त राष्ट्र में सुधार प्रक्रिया अभी भी अनसुलझी है। कई वर्षों से कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र में सुधार होना चाहिए। पूर्व पश्चिम के टकराव की जांच करो और आलोचनात्मक मूल्यांकन करो, यानी कि क्या करो, एग्जामिन और क्रिटिकली इवेल्युएट, यानी जैसे कॉपी चेक होती है वैसे उसको चेक करो और उसमें क्या त्रुटियां हैं, क्या सही है, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ बताओ और आंसर दो। तो आप इसको क्या बोलोगे, इजी है, मॉडरेट है या टफ है क्वेश्चन। यूएसए से 3 क्वेश्चन पूछ लिए भाई, राष्ट्रपति की तुलना करा दी, सुप्रीम कोर्ट की तुलना करा दी, यहाँ भी यूएसए को ले आए, 20 में 3 क्वेश्चन कहाँ से रिलेट करे, यूएसए से रिलेट कर दिए। अरे भाई, तो आप ये कमेंट में बताइएगा इजी है, मॉडरेट है कि टफ है। आप होते तो कितने क्वेश्चन कर पाते, आपको कैसा क्वेश्चन पेपर लग रहा है, सही है कि नहीं है। ठीक है, जय हिंद जय भारत।